बार मैं जल्दी से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में दर्शकों को जानकारी दे दूं, फिर मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी। हवाई हमलों को ये नाकाम कर देता है, आसमान से हर खतरा ये भांप सकता है। इसी वजह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर रूस सजग हो गया है। विमान से लेकर मिसाइल तक गिरा सकता है। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी गिरा सकता है। इसी वजह से अब खुद को बचाने की कोशिश में लग गया है रूस। न्यूक्लियर मिसाइलें गिरा सकता है, UMV तक को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में देता है अभेद्य सुरक्षा कवच, जिसकी तैनाती की तैयारी में रूस संजय मिश्र जी इस वक्त लग गया है। बिल्कुल भारत के पास भी है ये डिफेंस सिस्टम। ये जो हथियार का बातचीत हो रही है, मूवमेंट दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? किसके खिलाफ? रूस के, ये यूक्रेनियन के पास तो ऐसे कोई हथियार ही नहीं है, नहीं है ना उनकी कोई एयर सुप्रीमेसी है, ना कुछ है। तो ये सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ है वेस्ट को कि हमारे पास सब कुछ है। वो पता है सबको कि इनके पास है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सबको पता है। तो बार बार बोलना कि हमारे पास ये है और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल उनकी एक इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स दिखा रही है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। क्योंकि जब आराम से सब कुछ हो सकता था डिप्लोमेटिक तरीके से, तो ये रास्ता क्यों नहीं चुना गया? और वॉर शुरू करना बहुत आसान है, वॉर खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। और उसका एंड स्टेट ये रूस नहीं देखा। ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से जब निकली थी, क्या हुआ? उसके बाद वो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, उसका देश जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया। बिल्कुल। तो इनको समझना चाहिए, और यही हो सकता है हालात रिपीट ना हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट इसके हालात गंभीर हो सकते हैं। रशिया के ऊपर उनके लोग खुद खड़े हो रहे हैं। उनके जो लोग बाहर देशों में रह रहे हैं, स्पेन जैसी जगह में, वो आके रिवोल्ट कर रहे हैं अपने देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये सब दिखाता वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन पर इस तरह की स्थिति बने। और अच्छा, एक और सवाल जो सभी के जहन में है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। हालांकि देश में, हिंदुस्तान के भीतर भी मैं देख पा रही हूँ रशिया और यूक्रेन की इस लड़ाई को लेकर अलग अलग आवाजें हैं। कुछ लोग रूस के समर्थन में, कुछ यूक्रेन के समर्थन में, तो कुछ इस युद्ध को त्रासदी बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, उसके बाद मैं के अग्रवाल जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये जो लड़ाई है, या ये क्या पुतिन की, उनकी सेना की लड़ाई है, या आपको लग रहा है कि जैसा कि आपने जानकारी दी कि रशिया के ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं यूक्रेन पर इस तरह के हमले हों, कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर एक देश की दूसरे देश के साथ ये लड़ाई है? मैं नहीं मानता हूं ये एक देश और दूसरे देश के बीच में लड़ाई है। देखिए, आम जनता दोनों देशों में ये लड़ाई नहीं चाहती थी, और मैं तो यूक्रेन का बोलूंगा, शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी भारी तादाद में, भारी मात्रा में इतनी फोर्स एकत्रित तो हुई थी। लेकिन वो बार बार बोल रहे थे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेलारूस के साथ वापस चले जाएंगे। तो शायद कल्पना नहीं की थी। सिर्फ अमेरिका ने बहुत पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस दी थी, उन्होंने डेट भी दे दी थी कि इस डेट से इस डेट के बीच तक हमला होगा। उसके बाद ये शायद डिले इसलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में गए थे, और चाइना के राष्ट्रपति ने उनको बोला डिले करने को, क्योंकि वो बीजिंग ओलंपिक्स थे जी। तो ये लड़ाई देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके लोगों के बीच में है, यूक्रेन के लोगों और उनके राष्ट्रपति के खिलाफ। और इनडायरेक्ट मैसेज है नेटो को कि हमसे पंगा नहीं लेना। नेटो को ये मैसेज तो दिया जा रहा है, लेकिन नेटो देशों का क्या? पहले तो यहाँ पर यूक्रेन के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कही गई, और अब यकीनन एक इस तरह का भी मैसेज सामने आ रहा है के अग्रवाल जी कि एक तरह के उकसाने की कार्रवाई भी हुई। क्योंकि अगर सिर्फ यूक्रेन को हम देखें तो वो रूस के सामने कहां पर खड़ा है, उसको अपनी स्थिति पता है कि अगर लड़ाई की स्थिति बन जाती है तो फिर वो मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। यहाँ पर किसी ने अपनी फौजें नहीं भेजी है, उसके लिए लोगों को ही लड़ना पड़ा है। जो यूक्रेनियन है उन्हीं को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और सबसे ज्यादा प्रभावित भी वही हो रहे हैं। देखिए चित्रा, ये तो साफ है कि जेलेंस्की ने ये सोचा, अमेरिका की वार्निंग्स के, लगातार वार्निंग्स के बावजूद उसने ये सोचा कि रूस यूक्रेन पे आक्रमण नहीं करेगा। ये उनकी मिसकैलकुलेशन थी, और इस मिसकैलकुलेशन में ये भी उसका भाग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक ऐसी स्थिति नहीं हुई कि नेटो और रूस बिल्कुल आमने सामने खड़े हो। बिल्कुल। युद्ध जरूर हुए, अफगानिस्तान में हुआ, इराक में हुआ, लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस जो सिचुएशन आज है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुई है। और आप सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा माहौल बन गया कि यूरोपियन नेशन खासकर, उनमें युद्ध का माहौल जो पहले हमेशा से, सदियों से, सेंचुरी से युद्ध का माहौल रहता था, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड
वो सब खत्म हो गया और ये मानने लगे कि व्हाइट नेशंस क्रिश्चियन नेशंस में अभी युद्ध सर, नहीं पहले होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हमने देखा था कि नहीं दो होगा। देशों के बीच लड़ाई शुरू होती है और फिर किस तरह से गुटों में बढ़ते हुए तमाम मुल्क चले जाते अब हैं। ये और पहली उसके बाद बार है। भयावह परिणाम सामने आया था, लाखों लोगों की जान चली गई थी। पहली बार है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां पर ये अंदेशा है कि ये वॉर बढ़ सकती है, इसका स्कोप बढ़ सकता है। हाँ। चाहे परमाणु युद्ध हो या ना हो, लेकिन नेटो और रशिया एक दूसरे के विरोध में आमने सामने आ सकते हैं। ये स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार बनी है।